नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य चीन में बाढ़ का कहर, 10 लोगों की मौत, 3 लोग लापता हुए। यूपी में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा, जिलों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, 37 सेक्टर में बांटा गया पुराने लखनऊ को। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, जुटाई जा रही है संपत्तियों की जानकारी। भद्रवाह में मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद तनाव, कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवाएं भी हुई बंद। और दिल्ली के हमीरपुर में 8 एकड़ में फैले गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने देर रात आग पर पाया काबू। चीन में बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है और इस दौरान कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही हर साल लाखों लोग बाढ़ के कारण प्रभावित भी होते रहते हैं। वहीं अब चीन के मध्य प्रांत हुनान में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं तो कम से कम 10 लोगों की वहां पर मौत भी हुई है और 3 अन्य लोग लापता हैं। सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बुधवार देर रात कहा कि इस महीने की शुरुआत से ही इस प्रांत में तूफान आ रहे हैं और कुछ निगरानी केंद्रों ने ऐतिहासिक स्तर पर बारिश दर्ज की है। ग्रामीण पर्वतीय प्रांत में बाढ़ से करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2700 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए या पूरी तरह से ढह गए हैं। चीन में गर्मियों के दौरान आए दिन बाढ़ आती रहती है और ज्यादातर बाढ़ मध्य और दक्षिणी इलाकों में आती है, जहां अधिक बारिश होती है। चीन में हाल के वर्षों में 1998 में सबसे विनाशकारी बाढ़ आई थी, जब 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 30 लाख घर ध्वस्त हो गए थे। कानपुर में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार की नमाज के लिए सभी जिला पुलिस प्रमुखों को मस्जिदों के आसपास सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी किए थे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए कानपुर और लखनऊ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी कि धारा 144 लागू की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने कहा कि संवेदनशील इलाकों और पूजा स्थलों पर रणनीतिक रूप से पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मौलवियों और समूह के अन्य नेताओं के संपर्क में भी है। एडीजी ने कहा कि फिरोजाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ सहित संवेदनशील जिलों में विशेष तैनाती की गई है। एडीजी ने कहा कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल की 12 कंपनियां पहले से ही कानपुर में डेरा डाले हुए, जबकि कुछ कंपनियों को संवेदनशील जिलों में भेजा गया। कानपुर में पीएससी की 12 कंपनियां, 3 अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों को तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वहीं राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर राजधानी में कमिश्नरेट पुलिस सतर्क रही। पुराने लखनऊ को 37 सेक्टर में बांटा गया। ठाकुरगंज, साहतगंज, बाजार खाला की 550 मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। राजधानी लखनऊ में एलडीए की जनपद स्थित मिनी सचिवालय भवन बेचने की तैयारी है। खाली पड़े 4 फ्लोर का कब्जा लेने पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है। हजरतगंज जैसी प्राइमरी लोकेशन पर प्राधिकरण की व्यावसायिक संपत्ति सोमवार को होगी मिनी सचिवालय पूरी तरह से खाली करने पर बैठक और इसके साथ ही मिनी सचिवालय का मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मिनी सचिवालय में जो है मुख्य निर्वाचन कार्यालय और इससे संबंधित कार्यालय यही है। सचिवालय के अधिक कार्यालय दूसरी जगह जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि बरेली में जुमे की नमाज को लेकर कई जगह अलर्ट देखने को भी मिला था। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लेकर माहौल पहले ही काफी गर्म है। वहीं अब सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। अब प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसे देखते हुए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कस्बे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सेना भी बुलाई गई है और एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जम्मू के भद्रवाह के एक मस्जिद से
जो है बयान जारी किया गया है, जिसके कारण भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे लेकर इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर भद्रवाह में एक मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने की घोषणा के कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इसमें आगे की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है, कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का जीना दूभर हो गया। इस बीच आग लगने की कई घटनाओं ने दिल्ली वासियों को काफी परेशान कर रखा है। ताजा मामले में दिल्ली के हमीरपुर इलाके में आग लगने की घटना सामने आ रही है, जिसकी सूचना पर दमकल विभाग की 23 गाड़ियों ने गुरुवार की देर रात आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में गुरुवार शाम हमीरपुर के गांव में एक गोडाउन में आग लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि आग कॉर्पेट और क्रॉकरी के सामानों से भरे एक गोडाउन में लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की 19 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। वहीं मिल रही जानकारी के अनुसार आग के लगने का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि गोडाउन में कारपेट का सामान रखे होने के कारण आग काफी भीषण हो गई और इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली में कई जगह आग लगने की घटना देखने को मिली थी, जिस दौरान दिल्ली के नाथ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगने के अलावा बुधवार सुबह दिल्ली के जामिया नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर पार्किंग में आग लग गई, जिसमें कम से कम 10 कारें जलकर खाक हो गई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य चीन में बाढ़ का कहर, 10 लोगों की मौत, 3 लोग लापता हुए। यूपी में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा, जिलों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, 37 सेक्टर में बांटा गया पुराने लखनऊ को। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, जुटाई जा रही है संपत्तियों की जानकारी। भद्रवाह में मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद तनाव, कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवाएं भी हुई बंद। और दिल्ली के हमीरपुर में 8 एकड़ में फैले गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने देर रात आग पर पाया काबू। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जिस दौरान वे गुजरात के कई उन्होंने सौगात आज दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में आंतरिक और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के कदम मजबूत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही वह नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि वह आज गुजरात दौरे पर नवसारी और अहमदाबाद के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिस दौरान वह गुजरात पहुंचने पर गुजरात गौरव अभियान में शामिल हुए, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इसमें से कई पानी की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में बताया कि वह नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स, निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और खरेल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि नवसारी की सभी परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के लोगों को अनेक लाभ होंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का दौरा उन्होंने किया और इसके साथ इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हुआ। चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन ने बड़ा ऐलान कर दिया था।
ओवैसी की पार्टी अब शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही। हालांकि एआईएमआईएम के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी के फैसले को भी बताया। उन्होंने ट्वीट में बताया कि एआईएमआईएम विधायक महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट उन्होंने किया है और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट में कहा कि हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो एमवीए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में। उन्होंने आगे कहा कि हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। इम्तियाज जलील ने आगे बताया कि उनकी पार्टी ने धूलिया और मालेगांव में अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास से संबंधित कुछ शर्तें भी रखी हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट का जो है विस्तार किया गया है। प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी की मौजूदगी में नंदिता गारलोसा और जयंत मल्ला बरुआ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने जो है अपनी कैबिनेट में 2 मंत्रियों को शामिल करने की घोषणा की थी। गुरुवार 9 जून को असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर अपनी कैबिनेट का विस्तार करने और उसमें 2 नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल होने की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी की प्रभावशाली मौजूदगी में नंदिता गारलोसा और जयंत मल्ला बरुआ ने मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम शर्मा ने अपनी कैबिनेट में शामिल हुए नए चेहरों में शामिल नंदिता गारलोसा और जयंत मल्ला बरुआ को बधाई देने के साथ ही असम की पूर्ण विकास और जन कल्याण सुनिश्चित करने में योगदान देने की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट के विस्तार की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई है। 4 राज्यों की 16 सीटों पर 21 उम्मीदवारों की दावेदारी ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आज इसी 21 प्रत्याशियों में 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला हुआ और वो ईवीएम में कैद हो गया। इनमें अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में कुल सीटें 6 हैं, जबकि उम्मीदवार 7 हैं। वहां 1 सीट पर पेच फंस गया। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं, जिन पर 5 उम्मीदवारों ने दावा ठोका था। यहाँ भी 1 सीट पर मामला फंस गया। हरियाणा में कमोवेश सूरत ऐसी ही है। 2 सीट पर 3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। चौथा राज्य कर्नाटक है, जहां चुनाव होने हैं और यहां 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे। यानी कि इन 4 राज्यों में माननीयों के वोट बेहद अहम है। अगर उनका ईमान डोला तो नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। इसलिए इन सभी राज्यों में पार्टियां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। नतीजा ये हुआ कि वोटिंग से पहले इन विधायकों को महंगे महंगे आलीशान रिजॉर्ट में रखा गया और हरियाणा के इन माननीयों पर सबकी निगाह टिकी थी। इसमें एक का भी अगर ईमान डगमगाया तो समझिए कि अजय माकन का खेल बिगड़ जाएगा। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के 28 विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है, ताकि कोई भी जो है उनको डाइवर्ट न कर सके। राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। प्रदेश की 4 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उच्च सदन में भेजने के लिए मैदान में उतारा गया। वहीं बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी और निर्दलीय के रूप में उद्योगपति सुभाष चंद्रा भी चुनावी मैदान में। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज वोटिंग थी। यहां उद्योगपति सुभाष चंद्रा के मैदान में आ जाने से चुनाव काफी रोचक हो गया। इसी कड़ी में राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी अपने कुनबे की घेराबंदी देर रात तक करती रही थी। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को उदयपुर से जयपुर शिफ्ट किया और राजस्थान में कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और राज्यसभा चुनाव में उसके तीनों उम्मीदवारों का जीतना भी लगभग तय है। उदयपुर से कांग्रेसी विधायकों को जयपुर के होटल लीला में शिफ्ट किया गया था। कल शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सभी विधायक जयपुर पहुंचे थे। वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को देवी रतन रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया था, जहां कई विधायकों को योगा करते भी देखा गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य चीन में बाढ़ का कहर, 10 लोगों की मौत, 3 लोग लापता हुए।
यूपी में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा, जिलों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, 37 सेक्टर में बांटा गया पुराने लखनऊ को। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, जुटाई जा रही है संपत्तियों की जानकारी। भद्रवाह में मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद तनाव, कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवाएं भी हुई बंद। और दिल्ली के हमीरपुर में 8 एकड़ में फैले गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने देर रात आग पर पाया काबू। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। इन दिनों देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा की सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव काफी अहम हो सकता है। दरअसल हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा के विधायक दूसरे दिन भी चंडीगढ़ के रिजॉर्ट में रखे गए, क्योंकि हरियाणा में से राज्यसभा की जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होने थे उनमें से एक पर कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना थी। वहीं कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई को मनाने में पार्टी कामयाब रही। राज्यसभा की वोटिंग के बाद जो है आज शाम राहुल गांधी बिश्नोई से भी मिल सकते हैं। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के 28 विधायकों की बस करीब 10 बजे चंडीगढ़ पहुंची। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर सभी विधायकों के नाश्ते का कार्यक्रम भी रखा गया। इसके बाद सभी विधायक विधानसभा जाएंगे। अजय माकन और प्रभारी विवेक बंसल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं और यदि सभी विधायक ने एकजुट होकर पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया तो फिर अजय माकन की जीत है, क्योंकि हरियाणा में जीतने के लिए 31 वोट ही चाहिए। इससे पहले देर शाम के घटनाक्रम में इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाले ने कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करने की घोषणा भी की थी। देश में 4 राज्यों की 16 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें से राजस्थान भी शामिल है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त से दूर रखने के लिए राजस्थान सरकार ने कांग्रेस विधायक को उदयपुर से जो है लाकर जयपुर के आमेर इलाके में ठहराया, जिसके कारण इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। राज्यसभा मतदान से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों को जयपुर के बाहरी इलाके आमेर के लीला पैलेस होटल में रखा। वहीं राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा सीटों पर जीत की उम्मीद लगा रही कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से इलाके में गुरुवार रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बीजेपी को यह एहसास हो जाना चाहिए कि वह अपनी घिनौनी हरकतों से कांग्रेस की एकता को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर जरूर जीत हासिल कर रही है। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस की जीत की पूरी संभावना जताई है। पंजाब में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जो है गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश में आसमान में आंशिक रूप से बादल दिख सकते हैं। साथ ही गरज और बिजली के चमकने की भी आशंका है। इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून से मौसम एक बार फिर से शुष्क रहेगा। और इससे पहले गुरुवार को पंजाब में पटियाला में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सामान्य से 5 ज्यादा यानी कि 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरे सभी जिलों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। दूसरी तरफ पंजाब में ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में है। और पंजाब के प्रमुख जिलों में शुक्रवार को मौसम भी जो है ऐसा ही रहा। अमृतसर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म के लिए जल्द नियम लेकर आएगा। आपको बता दें कि इन प्लेटफॉर्म में कई अनाधिकृत ऐप भी है। डिजिटल लोन ऐप के कुछ ऑपरेटरों द्वारा कर्ज लेने वालों के उत्पीड़न के चलते उनके बीच कथित रूप से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित आइकनिक वीक को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि उन्हें लगता है कि बहुत जल्द वे एक व्यापक नियामकीय ढांचे के साथ सामने आएंगे और ये नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज देने के संबंध में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। भारतीय कारोबार अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर बोलते हुए दास ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म में कई अनधिकृत और बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और ये पूरी तरह से अवैध है। इससे पहले दास ने बुधवार को कहा था कि बिना पंजीकरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म देने वाले ऐप से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वे स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने साफ किया था कि केंद्रीय बैंक केवल उनके यहाँ पंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई की वेबसाइट पर उन ऐप की एक सूची है जो उनके साथ पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुलिस ने नियमों के अनुसार गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि कारोबारियों को अल्पकालीन लाभ की संस्कृति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारोबार में जोखिम उठाना शामिल है, लेकिन इसे लेने से पहले इसके हानि और लाभ पर विचार आवश्यक कर लेना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित आइकनिक वीक को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ अनुचित कारोबारी मॉडल भी आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।